प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले इनकी कुंडली का अध्ययन इनकी जन्म कुंडली के पंचांग से आरंभ करते हैं। आषाढ़ माह में जन्मे हैं। ऐसे लोग थोड़े बातूनी होते हैं और मर्मस्पर्शी बात करने वाले होते हैं। दक्षिणायन में जितने भी पापक ग्रह होते हैं उनका बल बढ़ता है और उनके बल के बढ़ जाने के कारण, अर्थात शनि मंगल राहु केतु के बल के बढ़ जाने के कारण जीवन में कंपटीशन का भाव भी बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और उसका उत्तर व्यक्ति कई लोगों के पास जा करके जानना चाहता है। शुक्रवार को जन्मे हैं, वार के अधिपति शुक्र इस कुंडली के लिए लग्न में बैठे हैं। शुक्रो दश सहस्त्राणी, शुक्र लग्न में 10,000 दोषों का समन कर देते हैं। लग्न में सूर्य भी कारक हो जाते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश और 12वें भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव लग्न में बैठे हैं, जो प्रेम को, विवेक को, बुद्धि को, संतान को, दाम्पत्य को कंफ्यूज कर रहे हैं। आगे बताऊंगा कैसे। शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति को पहले आरंभ में नौकरी लग जाए, बाद में नौकरी छोड़नी पड़े, या कई बार प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन यापन करने वाला होता है। हालांकि यहाँ पे धन की समस्या तो व्यक्ति के पास बिल्कुल भी नहीं रहेगी। उच्चस्थ पद प्राप्त करने का योग, अच्छे शिक्षक बनने का योग और बेहतरीन बुद्धि का, मतिमान, अच्छा नेचर, स्वाभाविक व्यक्तित्व, बेहतरीन आचरण और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट बोलने वाला होता है। मतलब यहाँ पे व्यक्ति की तारीफ उसके स्वभावों के बारे में चाहे जितनी की जाए वो कम ही होगा। शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि, और अगर एक बात समझें तो ये चंद्रमा बड़े व्यवस्थित हैं और एकादशी तिथि के चंद्रमा और ऊपर से जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी और उत्तम बात होती है। इस हिसाब से जन्म कुंडली का जो पक्ष है उसमें चंद्रमा अच्छे बन रहे हैं और गुरु से केंद्र में होने से व्यक्ति की यशस्विता और भी ज़्यादा बढ़ ही रही है। विशाखा नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है। ये उग्र देवता, जैसे भगवान ने कहा, क्या कहा, दशम स्थान गीता जी के 10वें अध्याय में देवताओं में इंद्र हूँ कहा ना, और उसके बाद जलाशयों में समुद्र हूँ, नदियों में गंगा हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, राक्षसों में प्रहलाद हूँ, स्थिर रहने में हिमालय हूँ। क्या कहा, पुत्र संतान पैदा करने में कामदेव हूँ। भगवान ने 10वें जब विभूति योग का वर्णन किया है तो ऐसा उन्होंने कहा है। और क्या कहा कि पितृणाम अर्यमा, ऐसे करके श्लोक आता है 10वें अध्याय में कि पितरों में अर्यमा नाम का पितर हूँ, ऐसा। तो वैसे लेकिन इंद्र इसके अधिपति होते हैं। इंद्र और अग्नि दोनों विशाखा, द्विशाखा, इसका मूल नाम द्विशाखा है पर बाद में विशाखा लोग कहते गए। पर इसके वस्तुतः जो अधिपति देवता हैं वो इंद्र हैं और अग्नि हैं। इस वजह से व्यक्ति को ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंदार के पौधे की जड़ या चिरचीटे की पौधे की जड़ भी गले में धारण किया जा सकता है। और उसके बाद साध्य योग में जन्म हुआ है, ये तो ठीक है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण कई बार दाम्पत्य में परेशानी आती है और दाम्पत्य चल नहीं पाता, या कई बार लोग आपकी बात समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे व्यक्ति लोगों के द्वारा इस्तेमाल होता है, झूठी दिलाशाएं दी जाती हैं और आपका इस्तेमाल होना भी हो जाता है। मतलब ये सामान्य बात है। मुखड़ा बड़ा सुंदर, वाणी बड़ी अच्छी और व्यवहार बड़ा ही सुसंस्कृत। ये कुंडली बहुत ही अपने लेवल पे बहुत अच्छी है और व्यवस्थित है। मैं एक बात और भी कहूँगा, मैंने ये बात लगभग बहुत सारे कार्यक्रम में कही है अपने कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छे होते हैं उसका सांसारिक जीवन चाहे जैसा भी हो पर आध्यात्मिक जीवन बड़ा ही ऊंचा होता है। ज्ञानों में आध्यात्मिक ज्ञान हो। भगवान ने विभूति योग के वर्णन में ये भी बात कही है 10वें अध्याय में। तो आध्यात्मिक ज्ञान उसका अच्छा होता है। और क्या कहा
कि पुरोहितों में, जैसे जो जितने भी पुरोहित हैं उसमें मैं बृहस्पति नाम का पुरोहित हूँ, भगवान ने बात कही। घोड़ों में उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा हूँ, ऐसा कहा। उसके बाद क्या कहा कि हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी हूँ। तो ऐसा भगवान ने बड़ी बात कही है। तो ऐसे ही यहाँ पे बात कही मैंने कि व्यक्ति इंद्र से और अग्नि से प्रभावित है और बृहस्पति से भी प्रभावित है। द्वितीय भाव को स्वभाव का भाव कहता हूँ मैं। यहाँ से आपके विचार प्रकट होते हैं। विचार प्रकट होना, भोजन का निवाला, पसंद, वाणी, मुख सौंदर्य और कोई भी बड़ी गंभीर बीमारी नहीं, और अपने तरफ से व्यक्ति कभी कोई गलती ना करे, जबकि इस्तेमाल सब जगह से होता है। भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सबके द्वारा, बहन, माता, पिता, भाई, बहन। कई बार तो माता और पिता में से किसी एक का ही सुख ज़्यादा मिलता है। पति का सुख भ्रम के साथ मिलता है। सूर्य और शुक्र एक साथ बैठते हैं तो पेट का रोग भी कई बार देते हैं। पर व्यक्ति किसी भी विषय को लेकर के अस्पष्ट सा बना रहता है, निर्णय लेने में बड़ी परेशानी होती है और रिस्क लेने में डरता है। ऐसा तो इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ चंद्रमा तो लगभग बहुत अच्छे बने हुए हैं आपकी कुंडली में, जो आपके पास धन, वैभव, सुचिरभूत होता है, शुचिता का पालन करने वाला होता है, एक के प्रति जिम्मेदार होता है और धन्य होता है। धन्य का अर्थ धन्य धन्य हो जाना, कृत्य कृत्य हो जाना। ऐसा ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि मिथुन लग्न की कुंडली राजकुमार और राजकुमारी की कुंडली होती है। लग्न में शुक्र, द्वितीय में गुरु, तीसरे में शनि राहु बैठे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा तो लग्न कुंडली में भी तीसरे भाव में शनि राहु बैठे हैं, नवांश कुंडली में भी शनि राहु तीसरे भाव में बैठे हैं। एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, एक बड़ी अजीब बात बताता हूं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया है। नवांश चक्र के अध्ययन में आपको एक बात का ध्यान देना होता है कि नवांश चक्र के तीसरे भाव में अगर शनि और राहु बैठे हैं तो सामने वाला, मतलब जो स्पाउस है या जो आपका पति है, वो विवाह को बचाने में बिल्कुल ही शून्य प्रभाव में होता है। वो कोशिश भी नहीं करता है, विरोध भी नहीं करता है और डमरू बन जाता है। बाद में उसे भयंकर परेशानी मिलती है और वो बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता है। पत्नी को बचा ना पाना, बच्चों को सही परवरिश न देना, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतया पालन न करना महान पातकी दोष व्यक्ति को लगता है। ऐसा किसको लगता है? ऐसा पति को लगता है, क्योंकि शास्त्रकार यही बात कहते हैं। लग्न कुंडली में भी शनि राहु बैठे हैं, नवांश चक्र में भी शनि राहु बैठे हैं। सामने वाले ने विवाह को बचाने के लिए शून्य स्तर का भी प्रयास नहीं किया है, वो मुकदर्शक बना हुआ है। और ऐसे लोगों का तो क्या ही कहें। पर अपने धर्म का पालन करना, चाहे पति धर्म हो चाहे पत्नी का धर्म हो, उस धर्म का पालन करना और परिवार को एकजुट रखना, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए जो कोशिशें की जाती हैं वो यहाँ पे मुश्किल से हो रहा है। और व्यक्ति दूसरों के हिसाब से निर्णय लेने वाला बन रहा है और उसके आधार पर अपने दाम्पत्य को निचले पायदान पर ले जाकर के घिसट रहा है। ये कौन कर रहा है? इस सामने जिनकी कुंडली है इनका पति कर रहा है। ये बात हमने आपको इतनी बताई। जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, लग्न का मान 29 अंश का है। अब चंद्रमा अकेले जो है वो कुंडली को बलवान बनाने की जिम्मेदारी में है और चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं, केतु के प्रभाव में हैं। 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, यहाँ भी मंगल 12वें भाव में, तो 12वें भाव में मंगल वर्गोत्तम लग्न की कुंडली हो गई। और जरा ध्यान से देखें तो यहाँ शनि राहु मंगल केतु का प्रभाव आ रहा है। अब एक बड़ी अद्भुत बात है, जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल बैठ गए, अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में कोई मेल नहीं रहा। शनि की दृष्टि है, छोटे भाई बहन किसी काम के नहीं, कई बार तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएं, प्रभाव शून्य हो जाएं, या उनका सहयोग विस्तृत मिलता नहीं है, या उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, उनकी ऊर्जा आपको बचाने में काम नहीं आएगी। तो शनि 12वें भाव को देख रहे हैं, मंगल 12वें भाव पे बैठे हैं और इस भाव से केंद्र में राहु और इस भाव से केंद्र में केतु। इस वजह से होगा क्या कि पति का शारीरिक सुख ना के बराबर, और जो एक विरह की अग्नि होती है या जो पीड़ा होती है वो व्यक्ति को झेलना पड़ता है।
जिस भी दाम्पत्य में, मैंने इस पे बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं मेरे मेन चैनल पे, जिस भी दाम्पत्य में, जिस भी कुंडली में 12वें भाव पे शनि मंगल राहु केतु असर कर जाते हैं या बैठ जाते हैं, उस दाम्पत्य को तार तार कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। और इसका एक नहीं, मैं कई सारा उदाहरण मैंने कुंडली विश्लेषण में भी दिया है और फ़ोन पर भी मैंने लोगों को बताया है। जब जन्म कुंडली के लग्न का मान 29 अंश के बन जाएं, लग्नेश जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शत्रु की राशि में बैठे हैं, और दरअसल अगर यहाँ पे बुध नहीं बैठे होते तो धन और भी कमज़ोर हो जाता, लेकिन लग्न 29 अंश का बना है, जो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर और दूसरों के ऊपर निर्भर कर देता है। 29 अंश का लग्न मृतप्रायः या वृद्ध या मृत्यु को प्राप्त लग्न कहा जाता है, और इस अवस्था का लग्न व्यक्ति को आगे बढ़ने से डराता रहता है। जब सूर्य और शुक्र एक साथ लग्न में बैठ जाते हैं या किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो वो उस भाव के फल को निचोड़ देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा आधे आधे हिस्सों में बांट देते हैं। कई बार तो ये बिल्कुल ही ना के बराबर परिणाम देने लगते हैं। पेट की परेशानी अलग, व्यक्तित्व का निर्धारण व्यक्ति का समाज में होता नहीं है और व्यक्ति अकेला ही रास्ता तय करने के लिए मजबूर या विवश हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। 12वें भाव का प्रभाव आपको बताया, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव बताया, और वाणी अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है, बुद्धि अच्छी है, सत्कर्म अच्छा है, पूर्व जन्म अच्छा था, पर व्यक्ति अकेले ही संबंधों को निभा रहा है, चाहे माता के साथ हो, पिता के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, अकेले ही चल रहा है। बगल से उसको कोई भी सुगंध दुर्गंध नहीं मिल रहा। और देव गुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो व्यक्ति इतना सत्य बोलने वाला भी हो जाता है, या कई बार दार्शनिकता की ऊंची पराकाष्ठा पे स्थित होता है, जहां उसके दर्शन को समझ पाना किसी सामान्य व्यक्ति के बस के बाहर होता है। लग्न में 19 अंश के सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में और मृगशिरा नक्षत्र के शुक्र बैठे हैं, जो व्यक्ति को परिस्थितियों में बह जाने वाला बना देते हैं। जो जैसा जिसको कह दे वैसा ही व्यक्ति स्वीकार कर जाता है। अपना अनुभव कई बार कमज़ोर हो जाता है, अनुभवी होने के बावजूद उस अनुभव का विशेष लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता, पर सरकारी नौकरी के कई गुना चांस ज़्यादा बनाएंगे ये शुक्र। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जो उच्च के गुरु और बुध बैठे हैं, उच्च के गुरु बैठे हैं, ये भी सरकारी क्षेत्रों से व्यक्ति को धन या लगातार एक अच्छी खासी आमदनी देने वाले बन रहे हैं। एक बात और है, पंचम भाव के स्वामी जब लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को विवेकी, बुद्धिमान, प्रेम करने वाला और प्रेम के आंसू बहाने वाला बना देते हैं। पंचम भाव में जब चंद्रमा बैठेंगे, केतु से दृष्ट होंगे, तो व्यक्ति के पूर्व जन्म में कृत्य अच्छे थे, मंत्र जापक था, और चंद्रमा 29 अंश के बैठे हैं, इस वजह से तीसरे दृष्टिकोण में जाएंगे तो ये आपकी यात्रा करेंगे मिथुन राशि की तरफ। मतलब दृष्टिकोण चक्र में ये चंद्रमा मिथुन की राशि में जाएंगे, और इस वजह से व्यक्ति को कई बार आत्मा जो है वो कष्ट भोग करके आई है, आत्मा कष्ट भोग करके आई है। हमें वापस ऐसा सत्कर्म करना है, अपने आप को इतना बेहतर बनाना है भगवान के नामों का। और क्या कही, तो आज का कार्यक्रम पूरा जो है वो गीता जी के 10वें अध्याय पे ही जा रहा है। उन्होंने ये भी बात कही, यज्ञों में जप यज्ञ हो। गीता जी के 10वें अध्याय में विभूति योग के वर्णन में भगवान ने ये बात कही, जप में, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। जप करना, भगवान को जप बड़ा पसंद है, नाम स्मरण भगवान को बड़ा पसंद है, तो नित्य भगवान के नामों का स्मरण करना ये इस कुंडली को आगे लेके जाएगा। क्योंकि व्यक्ति पूर्व जन्म में भी मंत्र जापक था। चंद्रमा पंचम भाव में व्यक्ति को मंत्र जापक बनाते हैं। लग्न के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, वो व्यक्ति अपने संबंधियों को छोड़ना तोड़ना नहीं चाहता है। पूर्व जन्म में भी ऐसा ही करता आया है, इस जन्म में भी वही चीज़ पूरा कर रहा है, जबकि लोग उसका इस्तेमाल किए बिना छोड़ नहीं रहे। जन्म कुंडली के छठे सातवें भाव खाली हैं लगभग, गुरु की दृष्टि नीच की पड़ रही है। सप्तम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, यहाँ पति जो होता है वो एक तरफा निर्णय ले लेता है, परिवार के लिए हो जाता है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। उसने विवाह को बचाने के लिए, विवाह को आगे बढ़ाने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की, यहाँ पे ये बात दिखाई दे रही है। सप्तम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठ गए हैं, अष्टम भाव में चले गए हैं, और शुक्र जो जन्म कुंडली में प्रेम भाव के स्वामी होते हैं, उनके ठीक पीछे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव आ रहा है। इस वजह से व्यक्ति को जो संपूर्ण प्रेम मिलना चाहिए था वो तार तार कमजोर या परेशान होकर मिलता है। जन्म कुंडली के नवम भाव से संपूर्ण और सभी प्रकार के सुखों का देखना होता है। यहाँ आपकी कुंडली में पिता का सुख, माता का सुख, पुत्र का सुख, ऊंची शिक्षा का सुख, ये सब ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं, शत्रु की राशि में, और तीसरे भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं।
तो जरा ध्यान से देखें, तो भाग्य भाव के स्वामी संघर्ष में चले गए, तृक स्थान में चले गए, और लग्न में आ गए सूर्य जो तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे शनि मंगल राहु केतु का असर है। इस वजह से व्यक्तित्व दूसरों के लिए अच्छा है, पर परिवार के लिए शत्रु या दुश्मन। दूसरा, वो भ्रम में है, क्योंकि सूर्य शुक्र एक साथ जब बैठते हैं तो भ्रम देते हैं। तो समाज आपके बारे में कोई एक विशेष राय नहीं बना पा रहा है, लोग आपके बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोगों के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं। इतना ही नहीं, भाग्य भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में राहु के साथ जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष डालने का काम कर देता है। मंगल की जो दृष्टि है वो जन्म कुंडली में तीसरे भाव पे है, तो मंगल एकादशवें भाव के स्वामी होकर के 12वें में बैठे, छठवें भाव के स्वामी होकर के 12वें में बैठे, मंगल के कारण, भाइयों के कारण, शत्रुओं के कारण, ससुराल के कारण, भवन के कारण व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहेगा। और वो मंगल जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी को देख रहे हैं, तो मंगल की दृष्टि शनि पे 4थी और शनि की दृष्टि मंगल पे 10वीं। याद करिए नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मैंने क्या बात कही थी कि शनि और मंगल जब एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं तो व्यक्ति समाज में, अपने मित्रों में कई बार उदाहरण बन जाता है। वही होता है। तो मंगल की दृष्टि शनि पे, शनि की दृष्टि मंगल पे, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कई बार उसके परिवार में भी उसको संघर्ष करके लड़ना और जीतना पड़ता है। नवमांश चक्र में ये कुंडली इस मामले में बहुत अच्छी है कि कुंडली वर्गोत्तम है। वर्गो तमो तत् स्वनवान सकास्तु, ये सिद्धांत मैंने अभी बहुत दिन पहले नहीं, थोड़े दिन पहले ही बताया था। व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामा निमुनिंद्र जाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गो तमो तत् स्वनवान सकास्तु। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके आचरण को, उसकी सुचिता को, उसके ज्ञान को, उसके निर्णय को, उसकी मित्रता को, उसकी धर्म पालन को, अनुशासन को बड़ा व्यवस्थित और मजबूती देते हैं। पर व्यक्ति अकेले चले तो कितना। दशमांसा चक्र में लग्न के अधिपति गुरु हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। कुछ अपना कारोबार भी करना हो तो व्यक्ति कर सकता है। तो पूर्व में नौकरी करे या नौकरी के साथ व्यापार करे, नौकरी के साथ कुछ अपना एक प्राइवेट अपना काम भी करे। शनि और राहु एकादशवें में बैठे हैं, इस वजह से वो प्राप्त होने में जो विलंब होगा, वो एकादशवें भाव के स्वामी अग्नि तत्व के ग्रह होकर के वृषभ राशि में बैठ गए तो भूमि तत्व में बैठ गए, और एकादशवें भाव में शनि राहु बैठ गए। उसके बाद गुरु की नीचे दृष्टि प्राप्त हो गई, लग्न पे शनि की दृष्टि हो गई, लग्न पे गुरु की दृष्टि हो गई। अब इस पर भी विचार करिए, लग्न पे जब शनि और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो कारोबार को लेकर के या उसके जो प्रोफेशनल करियर की बात होगी उसमें उत्थान धीरे धीरे होगा। और व्यक्ति जब जब अपने आप को समाज में एक अलग निर्णय लेकर के अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करेगा, तब तब उसके जीवन में संघर्ष आएगा। और ये क्यों आएगा? क्योंकि गुरु और शनि जो दोनों ग्रह होते हैं ये दीर्घकाय मंदगामी ग्रह होते हैं। जरा ध्यान से देखें तो गुरु की जो दृष्टि है वो जन्म कुंडली में छठे भाव पे है, नौकरी भाव पे है, और मंगल की भी दृष्टि है। तो व्यक्ति अगर प्रतियोगिता करे तो नौकरी के मामले में शिक्षक वो बन सकता है, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे है जो अच्छी मृत्यु देते हैं, और गुरु की 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली में अपने भाव पे है। दशम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में उच्च के, इसका अर्थ होगा कि उसके जीवन में पिता का योगदान ज़्यादा रहा है, या वो पिता से ज़्यादा प्रभावित है, या पिता से उसका कनेक्शन ज़्यादा रहा। और कई बार माताएं या माता जो है वो किसी एक की तरफ हैं, या तो भाई की तरफ हैं, या तो बहन की तरफ हैं, बाकी के अन्य संततियों की तरफ हैं, ऐसा होता है। हालांकि वो प्रेम सामान्यतः ठीक ठाक है, पर पिता का प्रेम ज़्यादा है। और व्यक्ति की कुंडली में जो भी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है या जो भी एक सामाजिक जो छवि है वो पिता के आशीर्वाद से बनी है, या पिता के कारण बनी है, पिता के योगदान से बनी है। और जो व्यक्ति के पास काम है वो पिता के आशीर्वाद से ही है। तो दशम स्थान के अधिपति जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो पिता के पास संपत्ति भी होती है और पिता अच्छे भी होते हैं, एक खानदानी रईस। पर दरअसल यहाँ पे गुरु बुध के साथ बैठे हैं जो कई बार पिता के प्रति व्यक्ति की कृतज्ञता जीवन भर वो उनके प्रति कृतज्ञ बना रहता है। पर बात क्या है कि उनके ठीक पीछे सूर्य और शुक्र बैठे हैं, जिसके कारण कई बार उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। ऐसी चीज़ें। दशमांसा चक्र में दशम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। यहाँ चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं जो व्यक्ति को सॉफ्ट नेचर का, अपने ही अधिकारों के लिए व्यक्ति कभी भी लड़ता नहीं और विरोध नहीं करता है। कभी भी वो सड़क पे आ करके ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे अपना अधिकार चाहिए। वो गुमसुम लगा करके अपने अधिकारों के लिए भी कई बार याचना की स्थिति में आता है और हो जाता है, याचना ही करता रहता है।
और उसके निर्णय किसी दूसरे के लपेटे से, किसी दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होते हुए रहते हैं। और गुरु शनि लग्न को देख करके कारोबार को शिथिलता या स्थिरता या मंद गति से उसको आगे बढ़ाने वाले बना देते हैं। यहाँ देखिए जो है वो केतु की दृष्टि नवम भाव पे, मंगल की दृष्टि नवम भाव पे, और ये जो स्थिति यहाँ पे बन रही है ये भाग्य को कमज़ोर कर रही है या भाग्य में संघर्ष दे रही है। यहाँ पे केतु इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में, यहाँ भी शनि राहु बैठे हैं, इस वजह से यहाँ भी संघर्ष की स्थिति बन रही है। तो टोटल कुल मिलाकर के शनि और मंगल का जो प्रभाव है या शनि मंगल राहु केतु का जो प्रभाव है वो जब कभी भी एक दूसरे से केंद्र में हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति बना देते हैं जिसके कारण व्यक्ति मानसिक प्रभावों से दब जाता है, मानसिक एकदम कमजोरी से या विक्षिप्तता का शिकार हो जाता है, निर्णय लेने में परेशानी, अकेलेपन के गर्त में जाना और अकेले ही जीवन का निर्वाह करना, और ऐसी स्थिति बना दे कि घर छोड़ करके भाग जाएं, घर छोड़ दें, सब जिम्मेदारी हटा दें, अकेले हो जाएं। इस तरीके का बल व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगता है। ऐसा हमें करने से बचना है। शांति से अभी हमें 2027 के मार्च तक इस दशा काल को किसी तरीके से काटना है, फिर आगे चल करके चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक होंगी। हालांकि फिर भी इस कुंडली में थोड़ा बहुत तो संघर्ष रहेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में ग्रहों को समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा लग्न का मान कमज़ोर है, इसके कारण कुंडली के जितने भी बुरे पक्ष वाले ग्रह होते हैं वो और भी ज़्यादा हावी और मजबूत होकर के अपना नेगेटिव परिणाम देने लगते हैं। और कुंडली के जितने भी संघर्षों की बात की जाएगी उसमें सिर्फ एक तरफा बिगाड़ रहे हैं शनि और मंगल। और जो कुंडली को मिला है, जो भी अभी तक सकारात्मक जीवन में घटित हुआ है, उसमें देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा है और सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है। दाम्पत्य में जो कमजोरी रही वो 12वें भाव पे शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि के कारण रही। व्यक्ति का व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, शुद्धता, शुचिता और जो एक अच्छा सा अविरल भाव है प्रेम को प्रदर्शित करने का, वो इसलिए है क्योंकि कुंडली वर्गोत्तम लग्न की बनी है। मतलब यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है। जो स्वावलंबी होना है, जो स्वाभिमानी है, जो समर्पण कर देना, अपने आप को समर्पित कर देने का भाव है, वो इसलिए है क्योंकि जन्म कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा है, 10वें स्थान के अधिपति 10वें भाव को देख रहे हैं। माता के से जो सुख मिला है वो इस बुध के कारण मिला है, हालांकि वो सामान्य है, पर पिता का प्रभाव ज़्यादा जीवन पे रहेगा। शुक्र की दशा को अगर आप समझेंगे, क्योंकि मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूंगा, तो लग्न कुंडली में वो 5 अंश के बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, और मंगल 12वें नंबर पे बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं वृष राशि में होकर के। शुक्रदेव लग्न कुंडली में मिथुन राशि, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। इस वजह से कई बार शुक्र की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और इस दशा काल में संतान से नज़दीकी बढ़ेगी, संतति की प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी और संतति पे ही हमें फोकस करना होगा। इतना ही नहीं, हम अपने भी शिक्षा पद्धति पे नौकरी के लिए और अच्छी नौकरी के लिए हम कोशिश करेंगे। 100% परिणाम देने वाले हैं शुक्रदेव। होरा चक्र के आधार पर ये ग्रह आपसे मेहनत करवाएगा और धन देगा। भवन भूमि वाहन के मामले में ये शुक्र की दशा आपको भवन भूमि वाहन देने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ शुक्र की दशा में स्वास्थ्य में ऐसी कोई बड़ी और गंभीर बीमारी नहीं परेशान करेगी। पूजा पाठ, मंत्र दर्शन और तीर्थ दर्शन ये सब हो सकता है। नए जगह पे जाना, स्थान परिवर्तन, नए लोगों से मिलना, और कई बार यहाँ पे अपने जहाँ पे रहना वहाँ से जगह को त्याग करके किसी दूसरी जगह पे जाने का योग इस शुक्र की महादशा में लगेगा। संतान के लिए ये कुंडली थोड़ी बहुत विषम परिस्थितियों का निर्माण करने वाली होगी। हो सकता है कि उनकी जिम्मेदारी 100% आपको उठानी पड़े। इतना ही नहीं, इस शुक्र की महादशा में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं एक बात और भी कहूँगा कि ये शुक्र आपकी कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं और नवांश चक्र में वो बुध की राशि, बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा में बैठे हैं। मंगल और शुक्र के साथ बुध का संपर्क है, हालांकि ठीक ठाक है, पर फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें शुक्र की महादशा में मंगल की दशा, शुक्र की महादशा में शनि और राहु की दशा, और साथ ही साथ शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर कई बार हमें परेशान करेगा, जहां हम मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से अपने आप को अकेलेपन में लेके जाएंगे या ऐसा एहसास होगा।
इस शुक्र की दशा को ठीक करने के लिए नित्य देवी कवच का पाठ, सूर्य को अर्घ, आदित्य हृदय का पाठ, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की परिक्रमा के साथ गाय के गोबर की धूनी और गोबर के चौके पे गुरु मंत्र का जप जितनी जल्दी हो सके गुरु दीक्षा धारण करें और घर को एक सूत्र में बांधने के लिए सबके सामने अपने आप को प्रकट करें और मजबूत बनने की आवश्यकता है। दूसरा, जन्म कुंडली में 6वें भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव ये बताता है कि आप अधिकारों को लेकर के कितने सजग हैं। आपका अधिकार जब आप उसे मांगने जाते हैं आपके जीवन में भूचाल आ जाता है और फिर आप वहीं से उसे त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, सब चीज़ परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। और ये कई बार एक हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार यही आपके जीवन में विषम परिस्थितियों का मूल और प्रधान कारण रहा है। क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल जो अधिकार भाव के स्वामी हैं, यहाँ से अधिकार को कन्फ्यूजन में केतु लेके जा रहे हैं। इस अधिकार के पीछे जो शैतल्य भाव है वो चंद्रमा दे रहे हैं और अधिकार का जो विस्तृत एक बड़ा पैमाना होता है जहाँ पे आप अपने आप को सामने ला करके उपस्थित करते हैं वो आपसे होता नहीं है और वही अधिकार आपके जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करता रहता है वो जरूर, पर वो भटका हुआ सा है, ऐसा है। इसके बाद अगर मैं बात कर दूं तो सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र के, वो कई बार आपको धन कमाने के लिए चुनौतियों का सामना करवाते हैं या चुनौतियों से घिरा हुआ व्यक्ति को बनाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, इस वजह से अपने आप को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। चंद्रमा जन्म कुंडली में विशाखा नक्षत्र में, यहाँ व्यक्ति को कई बार छोटी छोटी परेशानियां जीवन में परेशान करती हैं। मंगल जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में, व्यक्ति सामने वाले को तकलीफ नहीं हो इस वजह से खुद को तकलीफ दे रहा है। बुध जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में, बुद्धिमान, ज्ञान, सुख और बहुत ही ज़्यादा बेहतर मानसिकता का, कृतज्ञ, पतिव्रता ऐसा वाला नेचर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा तर्क नहीं करना, चलो ठीक है जैसा भी है, एक दार्शनिकता के ऊंचे शिखर पे अपने आप को विराजमान कर लेना, ऐसा बना देते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में आपको सुंदर और व्यवस्थित, अनुभवी और बहुत सारे विषयों का जानकार, बहुत ही तेज तर्रार बना देते हैं। जबकि शनिदेव आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। इस आधार पर मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि आपके जीवन में जो संघर्ष है वो शनि ही दे रहे हैं, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए 9वें भाव के साथ साथ 8वें भाव के स्वामी होकर के शत्रु की राशि में बैठे हैं। व्यक्ति का कंसंट्रेशन एक समय पे जितना ही अच्छा था विद्यार्थी जीवन में, वो बाद में वही सोचने की आदत अभी तक व्यक्ति की बनी हुई है और वो अभी तक अपने आप को शत्रु, स्वयं का ही व्यक्ति शत्रु होता जाता है। और ये शनिदेव आपकी कुंडली में कर रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में आपके जीवन में भाई बहन, माता पिता, सबका षड्यंत्र आपको झेलना पड़ेगा और झेलना ही पड़ता है। और कई बार आप चाह करके भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते या चाह करके भी वो लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाते, जबकि ससुराल वालों का संबंध आपके लिए बड़ा ही कष्ट देने वाला और कपटपूर्ण व्यवहार के कारण दुख देने वाला बनता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली को और भी ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये बात मैंने जो आपको बताई है, शुक्र की महादशा में अगर अवस्था के एक लेवल पे पहुँचने के बाद 40, 42, 45 वर्ष पे पहुँचने के बाद अगर आपको शुभ ग्रह की दशा लगती है तो आपको ये इत्मीनान रख लेना चाहिए कि पूर्व की दशाओं से अब आने वाली दशा अच्छी जाएगी। और ग्रह अगर युवावस्था का बैठा है तो 100% अपना पूरा परिणाम देगा। लेकिन जब कभी भी उस महादशा में मंगल, राहु, शनि और केतु की अंतर्दशा आएगी तो उस शांति में विष घोलने का काम भी करेंगे। पर वस्तुतः शुक्र का जो पूरा प्रभाव है आपके जीवन पे वो लगभग सकारात्मक ही रहेगा। परेशानी कभी कभी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठ करके इस वजह से कर देते हैं क्योंकि व्यक्ति कभी कभी कड़वा बोल जाता है और उसको धन कमाने के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत भी करनी पड़ती है। ये शुक्र का भाव फल है द्वितीय भाव में बैठने का। और परेशानी क्या है कि इस कुंडली में लग्न के अधिपति 7वें भाव के स्वामी के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो अब विचार करिए, तो केंद्र के जो घर हैं वो दोनों एक साथ बैठ गए और द्वितीय भाव में सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम, द्वितीय भाव मारक भी होता है। इस कारण से भी संबंध जो होते हैं वो मर जाते हैं।
संबंधों की जो लॉन्जिविटी होती है वो द्वितीय भाव से देखी जाती है। यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी लग्न में थे, उनके ठीक पीछे मंगल और उनके ऊपर केतु का प्रभाव, तो संबंध जो है वो मानसिक पीड़ा देगा। इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो थी जिसमें से गुरु देख रहे थे, अपने भाव के बैठे थे। तो यहाँ पे अब एक बात और है, यहाँ पे एक अच्छा सिद्धांत जो मैंने लगभग आप लोगों को बहुत बार बताया है कि नवांश कुंडली के जब केंद्र में या सप्तम भाव में द्विस्वाभाविक राशि बन जाती है तो पति जो होता है वो राक्षस या तामसिक प्रवृत्ति वाला होता है। इनके ठीक पीछे शुक्र बुध, पति की आयु अच्छी, जीवन भी अच्छा, पर जो सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, जो नवम भाव में केतु है, वो कम्युनिकेशन को बिल्कुल ही नष्ट प्रायः कर देते हैं। विवाह बचाने में मैंने पूर्व कही थी, विवाह बचाने में व्यक्ति ने कोई कोशिश अभी तक नहीं की है, अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा है, ये बात है। और अपने आप को ही व्यक्ति को सिद्ध करना होगा, तभी जाकर के करियर आगे होगा। तो शुक्र चंद्रमा आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ बुध आपकी कुंडली में नौकरी का योग लगा रहे हैं, दशम स्थान से सूर्य नौकरी का योग लगा रहे हैं, मंगल मेहनत करके धन कमा रहे हैं क्योंकि द्वितीय होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, पर व्यक्ति धन कमा लेगा, इतनी बात तो पक्की है। क्योंकि गुरु कुछ मामले में अच्छे हैं तो कुछ मामलों में बुरे भी हैं। बुरे किस मामले में हैं? मैंने बताया धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ भी गुरु धन कमाने के लिए मेहनत करवाते हैं, यहाँ भी मंगल धन कमाने के लिए मेहनत करवाते हैं। पर बात क्या है कि दशम स्थान के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास काम हमेशा ही रहेगा। पढ़ना पढ़ाना, बैंकिंग, फाइनेंस, कॉल सेंटर, और उसके बाद खाने पीने का काम, ड्राई फ्रूट का काम, रेंटल प्रॉपर्टी का काम, रेंट से धन पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से बनी है। श्रृंगार और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों से धन कमाना, कीटनाशक और रासायनिक चीज़ों से धन कमाना भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। क्लियर है? अंक आपकी कुंडली के लिए 7 और 4 अच्छे हैं। नक्षत्र विशाखा में दान करना चाहिए। पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और मृगशिरा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। इस कुंडली में अपने पति का सुख थोड़ा कमसार रहेगा या उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दुर्बलई दुर्बलागे या विपरीतः शनि स्मृताः, सिद्धांतकार लिखते हैं शनि जब दुर्बल होते हैं तभी अच्छे होते हैं। यहाँ वो बलवान हो गए हैं वर्गोत्तम होकर के, इस वजह से ही जीवन के सारे पक्ष विपरीत हो जाते हैं और विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति को ले जाने वाले हो जाते हैं। इतनी सारी बात है। रत्न के आधार पर अगर इस कुंडली को रत्न की आवश्यकता होगी तो एक गुरु का रत्न पुखराज। अभी तो 2027 के मार्च तक मानसिक पीड़ा रहेगी, बाद में धीरे धीरे व्यक्ति अपने प्राप्त हुई चीज़ों से संतुलन बना लेता है या सब्र कर लेता है। परंतु शुक्र और उसके बाद सूर्य, ये दोनों ही आपकी कुंडली में, शुक्र की दशा तो लगभग बहुत अच्छी जाएगी, इसको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि अब आपको वस्तुतः अब रगड़ने की आवश्यकता नहीं, अब आपको आपके अनुभव से ही आपको सुख मिलता जाएगा। अब आप जितना भी थपेड़ा झेलना था वो लगभग झेल लिए हैं, अब आपको सीखना नहीं है, बस उसी को उपयोग में लाना है और चीज़ें आपकी स्वतः बनती जाएंगी। क्लियर है? दिन आपके लिए बुधवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता तुला, कुंभ और धनु वालों से कर सकते हैं। इसके साथ शत्रुता न करें सिंह, धनु और मेष वालों से। व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा, संबंध कमज़ोर होते हैं और चल नहीं पाते। मेहनत और बढ़ाई जा सकती है, निर्णय लेने की क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है, रिस्क लिया जा सकता है, इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है और व्यय लगातार बना हुआ है। प्रेम लोगों का बड़ा कम मिला है, समाज का प्रेम तो लगभग मिला है, परिवार का के प्रेम बड़ा कमज़ोर सा है। नौकरी और व्यापार दोनों ही इस कुंडली में 100% बनते हैं। कंसंट्रेशन बिगड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। भाग्य का बल बलवान बनाने के लिए बजरंग बली के 12 नामों का उच्चारण नित्य करना चाहिए। इसके साथ साथ सामाजिक छवि व्यक्ति की बहुत अच्छी है, उसकी प्रतिष्ठा कभी धूमिल नहीं होगी, जीवन में संघर्ष रहेगा। इसके साथ साथ कुंडली को जितना भी प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त कर लेगी, पर लोगों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। और इसके अतिरिक्त कुंडली में 12वें भाव में मंगल शनि का प्रभाव है, षड्यंत्र से बचें। और दूसरा, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करने से भी सावधान होना होगा।
ये कुंडली बहुत ही तेज दिमाग वाली है, क्योंकि गुरु और बुध व्यक्ति को कृतज्ञ भी बनाते हैं, बुद्धिमान भी बनाते हैं, यशस्वी भी बनाते हैं और वैज्ञानिक विधि से जीवन जीने वाला भी बनाते हैं, बहुत सारे विषयों का जानकार भी बनाते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।